नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 25 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि द हिंदू में आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। तो सबसे पहले एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे। ओस्लो कहाँ पे स्थित है? मेनली कहाँ है? नॉर्वे में। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है मोदी और सी जिनपिंग ने LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की शीघ्र वापसी का आह्वान किया है। फिर अगला आर्टिकल है कि जो मेडिकल कॉलेज है उसका असली उद्देश्य क्या है। जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं उसे परिवर्तित कर कर एम्स बनाने से क्या जो स्वास्थ्य सेक्टर है, जो हेल्थ सेक्टर है वो इम्प्रूव हो जाएगा, या फिर ऐसा भी कहा जा रहा है कि अनेक जगहों पे एम्स को स्थापित करके उस क्षेत्र को विकास करने का मेन मकसद होता है। तो इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है कि फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों की एक टोली संसद में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी जो विशेषता है कला के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में, वो उसे प्रोत्साहित करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं संसद में। वहीं अगला आर्टिकल है कि प्रज्ञान जो है हमारा, वो रोवर है जो अभी चंद्रयान 3 गया है, उसके लैंडर के अंदर था ये। ठीक है, तो उसकी आंखें और कान, दो कैमरा है। ठीक है, उसी के बारे में विस्तार किया गया है इस आर्टिकल में। उसे चंद्र सतह के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाता है। उसमें ट्रांसवर्स वेव के द्वारा जो सरफेस के नीचे भी कुछ मटेरियल्स है उसे भी इंडिकेट करने में आसानी होती है, ट्रैक करने में आसानी होती है। तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ओस्लो, ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे में। नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है। देश के दक्षिणी तट पर ओस्लोफ्जार्ड के शीर्ष पर स्थित है। यह अपने हरे भरे स्थानों और संग्रहालयों के लिए जाना जाता है। इसमें कई बायोगडॉय प्रायद्वीप है, ठीक है, जिसमें समुद्र के किनारे स्थित नॉर्वेजियन समुद्री संग्रहालय यहाँ पे स्थित है। यहाँ मुख्यतः वाइकिंग जहाज भी पाए जाते हैं जो 9वीं शताब्दी से भी शुरू किए गए थे। तो आज के न्यूज में क्यों है? तो मेनली नॉर्वे जो है वो यूक्रेन की जो स्वतंत्रता दिवस मनाई गई, तो यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने वाला ये तीसरा देश बन गया। उससे पहले डेनमार्क और नीदरलैंड में भी लड़ाकू विमान जो है वो यूक्रेन को दिया था। तो नॉर्वे अपनी सोवियत काल की वायुसेना को मजबूत करने के लिए कीव को, मतलब कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दान करने वाला तीसरा देश बन गया है। यह रिपोर्ट आई है जब नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर अस्टोर ने गुरुवार को कीव का अचानक दौरा किया, जो यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस भी था। ठीक है, तो इसका लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे है नॉर्वे और इसका कैपिटल है यहाँ पे ओस्लो। ठीक है, लगातार यहाँ से आर्टिकल्स आ रहे हैं। 2 दिन पहले हम लोग नॉर्थ सी के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद एक दिन पहले इस क्षेत्र को, बाल्टिक सी को डिस्कस किए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये लगातार न्यूज में आ रहा है। तो ये देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया। कल फिनलैंड के बारे में, हेलसिंकी के बारे में डिस्कस किए थे हम। उसके बाद इस्टोनिया, लातविया, यहाँ से भी एक अभी सवाल आया था यूपीएससी में। ठीक है, लोकेशन बेस्ड, जो यूक्रेन के सराउंडिंग कंट्रीज के बारे में पूछा था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है और ध्यान रखिएगा, चाहे वो फिजिकल हो या पॉलिटिकल, दोनों तरफ से इसे ध्यान रखिएगा कि फिनलैंड के बाद रूस है। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है मोदी सी जिनपिंग ने LAC पर सैनिकों की शीघ्र वापसी का आह्वान किया है। इसी के बारे में पूरा आर्टिकल है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत के बाद भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है, पर सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने के प्रयास को तेज करने पर सहमति जताई गई है दोनों देशों के बीच। ठीक है, तो LAC का सम्मान करने के लिए कहा जा रहा है। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ अनसुलझे मुद्दे पर भारत की चिंताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा
कि श्री मोदी ने रेखांकित किया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और एलएसी का सम्मान करना और भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाए रखने की आवश्यकता है। वहां पे वो एलएसी का मुद्दा था और यहाँ पे दोनों ही हम इंटीग्रेट कर दिए हैं। ये दो अलग अलग आर्टिकल थे आज द हिंदू में। यहाँ पे जो ब्रिक्स हमारा भी सम्मेलन चल रहा है, जिसमें अभी मात्र 5 ही कंट्री थे, लेकिन अब नए 6 सदस्य को शामिल करने की बात चल रही है, जिसमें से कौन कौन देश हैं? अर्जेंटीना हो गया, मिस्र हो गया, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये याद रखिएगा नाम। तो ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने जोहान्सबर्ग घोषणा शिखर सम्मेलन का परिणाम दस्तावेज प्रस्तुत किया और यूक्रेन संघर्ष का अप्रत्यक्ष संदर्भ देते हुए कहा कि समूह के सदस्यों ने विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की मांग की है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मेजबान देश जो थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि नई सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जो नई सदस्यता है वो 1 जनवरी 2024 से प्रभावित होगी। ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से इस समूह में 6 नए देशों को शामिल किया, जो है अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, मेनली ये क्षेत्र जो है एनर्जी के लिए रिच है, तो एनर्जी का हमें डिपेंडेंसी को वेस्टर्न कंट्री से हटाने के लिए ये नए सदस्यों को जोड़ा गया है ब्रिक्स में। ठीक है, तो मुझे खुशी है कि हमारी टीमें विस्तार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, ये जो अध्यक्ष हैं ये बोलते हैं कि मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों, मानदंडों और प्रतिक्रियाओं पर एक समझौते पर पहुंची है। इसके अनुसार आज हम ब्रिक्स में अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात का स्वागत करने पर सहमत हुए हैं। मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि नए सदस्यों के साथ मिलकर ब्रिक्स को और बेहतर बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करना विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये तीनों ब्रिक्स में ऊर्जा समृद्ध खाड़ी देशों के 2 किनारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे कि ब्रिक्स मेंबर्स और भी डेवलपिंग कंट्रीज का जो ऊर्जा का जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसकी आपूर्ति ये लोग करेंगे। ठीक है, तो ब्रिक्स में शामिल होना भी पहली बार है, जब ईरान और सऊदी अरब ने इस साल अप्रैल में संबंध को, ये दोनों अभी हाल में ही दोनों के संबंध बेहतर हुए हैं और एक और कदम ये दोनों एक साथ बढ़ा रहे हैं कि ब्रिक्स में दोनों देश एक साथ सदस्यता लेने के लिए सहमत हो गए हैं। ठीक है, तो अप्रैल में ही इन दोनों का जो संबंध है वो बेहतर हुआ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये दोनों देशों के और संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए। तो मुख्य ब्रिक्स कार्यक्रम के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के अलावा भी और वहां पे कंट्री से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। तो सेनेगल, मोजाम्बिक, मेनली भारत का जो लक्ष्य है वो अफ्रीकन कंट्री में नए नए अवसर को ढूंढना है। ठीक है, इसी के लिए ये भारत चाहता है कि जल्द से जल्द हम लोग अफ्रीकन कंट्री को एकजुट करें, जिससे कि वहां पे चीन के प्रभाव को कम किया जा सके, हम अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा भेज सके। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सेनेगल, मोजाम्बिक, इथियोपिया और ईरान के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद सत्र में भाषण दिया, जहां उन्होंने भागीदारी देशों को अंतर्राष्ट्रीय जैसे निकायों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जो जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे शामिल होने के लिए भारत द्वारा आमंत्रित किया गया। जैसे कि भारत इसमें अग्रणी रहता है, सोलर अलायंस, एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। ठीक है, इसमें आए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। उसके बाद आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन करे। उसके बाद एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, बिग कैट अलायंस और ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भारत आमंत्रित कर रहा है अफ्रीकी कंट्रीज को। ठीक है, अब देखिए अगला आर्टिकल जो है वो है द रियल पर्पस ऑफ द मेडिकल कॉलेज, मतलब कि मेडिकल कॉलेज के इतना तेजी से जो निर्माण हो रहे हैं हमारे देश में अलग अलग राज्यों में, तो इसका मुख्य मकसद क्या है, इसी के बारे में राइटर जो है वो डिस्कस करते हैं। वो मैथ्यू जॉर्ज जो है एक प्रोफेसर हैं
पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन के, ठीक है, केरला से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। तो इसी को विस्तार से देखते हैं। तो इसमें राइटर बोलते हैं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में एक मरीज को लगभग 1 साल तक पीड़ा झेलनी पड़ी, जिसके बाद उसे पता चला कि उसके पेट में एक सर्जिकल उपकरण छोड़ दिया गया है। तो यह केरल के अग्रणी मेडिकल कॉलेज में से एक में चिकित्सा लापरवाही का मामला है, जो देश में सबसे उन्नत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली वाले कॉलेजों में से एक है। ठीक है, देश भर के डेंटल कॉलेजों में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी पाठ्यक्रम की सीटों में बढ़ती रिक्तियां, मतलब कि इसमें वैकेंसीज बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ये जो वैकेंसीज बढ़ाई जा रही है, मतलब कि आप अपने कॉलेज को एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन जो अपने रिसर्च है, एक्सपर्टीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इतने नामी कॉलेज जो केरला के हैं, वहां पे एक ऑपरेशन में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अंदर ही छोड़ दिया शरीर के। तो ये लापरवाही जो है वो आपके जो गुणवत्ता है प्रैक्टिसेज का, वो आपको दर्शाता है। तो सबसे पहले उसे इन्हांस करना चाहिए। तो यहाँ पे दो ऐसी घटनाओं को चिन्हित करते हैं राइटर, जो भारत में मेडिकल कॉलेज द्वारा निभाई जाने वाली संभावित भूमिका पर सवाल उठाती है। पहला जो है, जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2019 का नीति प्रस्ताव, जिसे हर राज्य में एम्स जैसे संस्थानों को मंजूरी देने की नीति के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और इसकी जांच करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य से रोगी देखभाल में मेडिकल कॉलेज का जो योगदान है, जिस स्तर का, उस पर भी संदेह होता है कि सिर्फ कॉलेज के बढ़ा देने से देश का जो हेल्थ सेक्टर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस नहीं हो पाएगा, हेल्थ सेक्टर हमारा मजबूत नहीं होगा, उसकी गुणवत्ता को भी सुधारने की आवश्यकता है। तो एक मेडिकल कॉलेज एक ऐसी संस्था है जिसके दोहरे उद्देश्य हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है उसकी शैक्षणिक भूमिका, जो उन्हें किस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और पाठ्यक्रम मुहैया करा रही है। मुख्य रूप से शिक्षण और प्रशिक्षण, मतलब कि इंटर्नशिप बहुत जरूरी होता है मेडिकल में। इसके माध्यम से ही छात्रों को जो चिकित्सा प्रैक्टिसेज रहता है उसके लिए बनने के लिए शिक्षा दी जाती है और प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान के रूप में कार्य करते हैं ये मेडिकल कॉलेज। तो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना, बेड साइज में वृद्धि, प्रशिक्षित के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता और चिकित्सा प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण घटक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। और इसका द्वितीय जो उद्देश्य है, यह मेनली कहा जा रहा है कि किसी भी जगह पे अगर हम किसी एक अत्याधुनिक कॉलेज की स्थापना करते हैं तो वहां पे सबसे बड़ी बात, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज खुल जाता है, जिससे कि वहाँ पे आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। उसके बाद वहाँ के आसपास के लड़कों को मेडिकल कॉलेज में सीटें मिल जाती है, जिससे कि उसे दूर जाने की, दूसरे राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद धीरे जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज खुलता है उस क्षेत्र का भी विकास हो जाता है। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि द्वितीय उद्देश्य चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। इसलिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करते समय जनसंख्या मानदंड कभी भी चिंता का विषय नहीं होता है और यह उम्मीद की जाती है कि गंभीर बीमारियों वाले मरीज किसी भी समय मेडिकल कॉलेज से सेवा का लाभ उठा सकते हैं, जब उनके पास निचले स्तर की सुविधाओं से रेफर किया जाता है। क्या होता है कि जब कभी किसी छोटे डॉक्टर को, मान लीजिए किसी एमबीबीएस को आपने कोई बीमारी दिखाई और वो उसके दायरे में नहीं है, तो वो किसी स्पेशलिस्ट का रेफरल रिकमेंडेशन दे देता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि एक मेडिकल कॉलेज के किसी क्षेत्र में खुल जाने से वहां पे 24 घंटे स्वास्थ्य उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है और वहां जो कोई रेफरल केस आता है तो उसे भी एक्सेप्ट करने का जिम्मेदारी होता है मेडिकल कॉलेज का। तो कॉलेज और मिथक, क्या क्या भ्रम है। इसके बावजूद एक मिथक है कि एक कॉलेज के लिए एक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होने से वहां के लोगों की, यह भ्रम है। ठीक है, मतलब राइटर कहते हैं यह भ्रम है कि जब एक जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाता है तो वहां के लोगों की हर स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। इसमें मेडिकल कॉलेज के पास संभावित रियल एस्टेट और अन्य बुनियादी ढांचे में वृद्धि के साथ साथ झूठी सुरक्षा, मतलब फॉल्स सिक्योरिटी होप भी शामिल है। मतलब कहा जाता है ये सब झूठे वादे किए जाते हैं और उम्मीद है कि वहां रहने वाले बच्चों को मेडिकल सीट मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है।
तो एक मेडिकल कॉलेज के लिए लोकप्रिय समर्थन और सद्भावना एक और मिथक के साथ पूरक है, ठीक है, कि चिकित्सा पेशेवरों को तैयार करना स्वास्थ्य देखभाल तक अपर्याप्त पहुंच के मुद्दे का समाधान है, ठीक है। लेकिन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों के आसपास के साक्ष्यों और अनुभव और लोगों की स्वास्थ्य देखभाल में उनके योगदान की बारीकी से जांच करने पर एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। राइटर कहते हैं कि जहां भी नया मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है वहां पे वहां के लोगों से पूछताछ करिएगा और जो भी एक्सपीरियंसेस मिलेगा लोगों का, जो उस मेडिकल कॉलेज से किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिली है, तो उससे पता चलेगा कि जो हम उम्मीद कर रहे हैं पूर्णतः उससे विपरीत ही यहाँ पे परिणाम निकल रहे हैं मेडिकल कॉलेज के खुलने से। तो इसके बजाय यह दर्शाता है कि यदि लोगों की उपचारात्मक देखभाल की जरूरतें प्राथमिकता है तो बड़े अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेजों की तुलना में माध्यमिक देखभाल सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं जो टर्सरी देखभाल होता है, तृतीय देखभाल की जरूरतें। इसे समझने के लिए दो तरह की सबूतों का बात किया गया है राइटर के द्वारा। सबसे पहले यह एक सर्वविदित तथ्य है कि उन्नत तृतीयक देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों में सालाना कुल आबादी का लगभग 1% लोग शामिल हैं। मतलब कि 1% जनसंख्या को टर्सरी हेल्थ का जरूरत है, ठीक है। इसलिए यदि हम 100 से 85% बेड ऑक्यूपेंसी पर विचार करते हैं तो 3 मिलियन की आबादी वाले जिले के लिए मतलब कहा जाता है कि सिर्फ 1% लोग को ही टर्सरी हेल्थ की जरूरत होती है, परंतु उसके लिए अगर 100 से 85% जो बेड होते हैं उसकी ऑक्यूपेंसी कर ली जाती है, तो ये तो हर तरह से गलत है। जब उसकी आवश्यकता होती है उसके लिए आप 10% रिजर्व कर सकते हैं। तो 3 मिलियन की आबादी वाले जिले के लिए इसका मतलब है कि 575 से 700 विशेष बेड्स की मध्यम आकार के जिले के लिए की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अधिकांश जिला अस्पतालों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशेष तृतीय देखभाल की इस आवश्यकता को पूरा करेंगे। दुर्भाग्य से जिन जिला अस्पतालों से कार्य करने और निचले स्तर की सुविधाओं से रेफरल सिस्टम का पालन करने की अपेक्षा की जाती है उन्हें खराब, वहां पे जो खराब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बुनियादी ढांचे के रूप में कई चुनौतियां सामने आती है, जिसमें विशेषज्ञों की कमी मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी, कई रेफरल प्रणालियां शामिल ही नहीं होती है, जो आंशिक रूप से गैर कार्यात्मक माध्यमिक स्तरीय देखभाल सुविधाओं के कारण है। मतलब कि कहा जाता है कि जो टर्सरी देखभाल होती है उनके लिए बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं होते हैं इन मेडिकल कॉलेज में, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो मध्यम स्तरीय इलाज जो होते हैं बीमारी होती है उसी का देखभाल में जो क्रिटिकल होते हैं बीमारी उसको समय नहीं मिल पाता है या उनको जगह नहीं मिल पाता है, सही सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो इसके विपरीत देश भर में कुछ अच्छी तरह के काम करने वाले मेडिकल कॉलेज को प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों की भीड़ होती है। मतलब कि कहा जाता है कोई बहुत अच्छा अगर मेडिकल कॉलेज है तो वहां पे क्या होता है कि वहां ज्यादा से ज्यादा जो मरीज होते हैं वो प्राथमिक और माध्यमिक जरूरत वाले होते हैं, परंतु जो टर्सरी जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट होती है वो उनको सही सुविधा नहीं मिल पाती क्योंकि वो वेट ही करते रह जाते हैं, और यहाँ पे इतना ज्यादा मरीजों का भीड़ रहता है वो भी प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल के लिए, ठीक है, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अन्यथा निचले स्तर की सुविधाओं द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब यही कहा जा रहा है कि जो प्राथमिक और माध्यमिक प्रकार के जो रोग हैं उसके लिए निचले स्तर के डॉक्टर भी उसका इलाज करने में सक्षम थे। तो ये जो टर्सरी जो स्पेशलिस्ट हैं टर्सरी बीमारियों के लिए उसको उसे समय देना चाहिए। देश के अधिकांश मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक इस बात से सहमत होंगे कि मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए जाने वाले 80% से अधिक मामले में वास्तव में तृतीय विशेष देखभाल के तहत उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब 80% से ऐसे होते हैं जो टर्सरी देखभाल की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वो टर्सरी के लिए ही आवेदन करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट को वहां पे यूज कर लेते हैं, जिससे कि जो जिसको जरूरत होती है जो भयानक बीमारियों से ग्रसित हैं उन्हें समस्या होती है, असुविधा का सामना करना पड़ता है।
तो निचले स्तर पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कर प्रभावी इलाज किया जा सकता है। मतलब कि जो जिला अस्पताल है और भी अनेक निचले स्तर के अस्पताल हैं, अगर वहाँ का बुनियादी ढांचा को विकसित कर दिया जाए तो प्राथमिक और माध्यमिक रोगों के रोगियों जो हैं वही इलाज सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे कि जो तृतीय स्तर के रोगी हैं उन्हें बड़े-बड़े अस्पतालों में ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध होगी और उन्हें रोग ठीक करने में भी आसानी होगी। तो जिन मरीजों को प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल की आवश्यकता है, वे हमेशा अपने तत्काल उपचार के लिए या तो मेडिकल कॉलेज या अच्छी तरह से काम कर रहे जिला अस्पताल में आते हैं। तो तृतीय देखभाल सुविधाओं में रेफरल प्रणाली को लागू करने में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की विफलता केवल एक बहुत बड़ी प्रणालीगत समस्या की अभिव्यक्ति है। तो माध्यमिक स्तर की देखभाल को मजबूत करने में विफलता यदि मजबूत किया जाता, यही कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर माध्यमिक स्तर के देखभाल को मजबूत किया जाए, उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए, इससे तृतीय स्तर के जो बीमारियां हैं उसे देखने में भी समय मिल सकता है। ठीक है, तो माध्यमिक स्तर की देखभाल लोगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उपचारात्मक देखभाल का चेहरा हो सकता है और विश्वास भी जीत सकता है, क्योंकि ये और यहाँ पे कहा जाता है कि अगर ये बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे जो माध्यमिक स्तर के अस्पताल होंगे, तो वहाँ पे जो तृतीय स्तर के भी बहुत से रोगी विश्वास करके वहाँ पे जाएंगे, जिससे कि उन्हें आसानी से ठीक भी हो सकता है रोग को। अगर नहीं हुआ तो फिर वो बड़े अस्पताल में जाएंगे, जिससे उनका कुछ खर्च भी कम होगा, क्योंकि ये रोगी कुल उपचारात्मक देखभाल में बड़े खंडों में से एक का गठन करते हैं, जिसे निजी वाणिज्यिक। और इन कारणों से क्या होता है, जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं ये अपना हॉस्पिटल को कॉमर्शलाइज कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो अधिकांश माध्यमिक देखभाल आवश्यकताओं के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए उन्हें किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना से बाहर रखा जाता है। ठीक है, अधिकांश जो माध्यमिक देखभाल जो अस्पताल होते हैं वहाँ पे स्वास्थ्य बीमा योजना से बाहर रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जानकारी की कमी होती है। तो दक्षिण क्षेत्र में, मतलब कि जो साउथ स्टेट्स है हमारे भारत के, वहाँ जैसे कि केरल और तमिलनाडु में लोगों की उपचारात्मक देखभाल की जरूरतों को पूरा करने में सरकार महत्वपूर्ण योगदान, बेहतर कार्यशील माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का माध्यम, मतलब कि जो तमिलनाडु और केरल जैसे भारत के दक्षिणी राज्य हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य के बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं और जो माध्यमिक स्तर के अस्पताल हैं, उनकी जो कार्यशैली है बहुत ही अच्छी है। इसलिए पूरे देश को इन 2-3 राज्यों से सीखने की आवश्यकता है, जहाँ पे अभी प्राथमिक और माध्यमिक जो स्तर के अस्पताल है, वहाँ बुनियादी ढांचे का विकास पूर्णतः नहीं हुआ है, जिससे कि जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं रोगी, उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता, सही सुविधाएं नहीं मिल पाता, क्योंकि ये ज़्यादा समय और जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक बात कही जा रही है कि लोकप्रिय बनाम जन केंद्रित नीति। तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना और निर्माण के लिए हमेशा लोकप्रिय समर्थन मिलता है, क्योंकि यह उन्नत प्रौद्योगिकी और विकास की छवि का प्रचार करता है। ठीक है, यह राजनीतिक एक्सपेक्ट भी बताया जा रहा है कि जिस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है वहां पे उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास होता है और प्रौद्योगिकी का भी प्रसार होता है। तो किसी जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करना एक लोकप्रिय नीतिगत प्रतिक्रिया है, लेकिन कई बार यह वास्तविक समस्या माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल की अपर्याप्त प्रावधान को इन क्षेत्रों में छुपाए रखता है। ठीक है, वही पिछली ही बातों को एक्सटेंड किया गया है। अब देख लेते हैं दो स्पष्ट चुनौतियां क्या है राइटर के द्वारा। तो जैसे कि उन क्षेत्रों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करना जहां बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी खराब है, उन्हें गंभीर असफलताओं का सामना करना पड़ता है, जैसा कि देश भर में कई नए एम्स परियोजनाओं के अनुभव से पता चलता है। जिसके अलावा यदि जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदल दिया जाता है तो प्राथमिकता उपचार केंद्र से शिक्षा और अनुसंधान केंद्र में स्थानांतरित होगी। मतलब कि अगर कोई जिला अस्पताल है तो अभी तो उसकी प्राथमिकी है कि किसी भी बीमारी को ठीक करना, परंतु अगर उसे मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित कर जाती है तो उस क्षेत्र का जो मेडिकल कॉलेज बन गया है, डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है, तो उसकी जो प्राथमिकता है वो चेंज हो जाएगी और वो फिर शिक्षा की ओर आगे बढ़ जाएगा और वो फिर इलाज पे उतना ध्यान नहीं देगा, रोगी के रोग को ठीक करने में उतना ध्यान नहीं देगा। उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो शिफ्ट हो जाएगा शिक्षा और अनुसंधान, मतलब कि एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में। ठीक है, जहां रोगियों की प्राथमिकताएं गौण हो जाएगी। तो किसी भी मामले में रेफरल, गेट कीपिंग
सुनिश्चित करने की चुनौती तब तक जारी रहेगी जब तक माध्यमिक सुविधाएं पर्याप्त रूप से विकसित नहीं की जाती। जहां तक जनता का सवाल है, इस मिथक को तोड़ने की जरूरत है कि मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य देखभाल समाधान के लिए आदर्श स्थल है। इसे तोड़ने की बात कर रहे हैं कि जितना जनता सोचती है कि मेडिकल कॉलेज जो है वो हेल्थ के लिए सबसे बेहतर प्लेस है, परंतु ये एक मिथक है, ऐसा राइटर बोलते हैं। तो इसके बजाय सरकारों के लिए अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए माध्यमिक स्तर की उपचारात्मक देखभाल को मजबूत करना सबसे अच्छी नीति हो सकती है। यदि ऐसा किया जाता है तो वाणिज्यिक जो भी कॉमर्शियल प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और उनकी जो अव्यावहारिक नीतियां हैं, जो चार्ज करते हैं अनेक बीमारियों पे, वे कम होगी। तो इन्हीं के लिए कहा जाता है एक मजबूत नियामक रेगुलेटरी पॉलिसी बनाया जाए जो लोगों की कम जटिल माध्यमिक देखभाल आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल जो है, ऑब्जर्विंग सेलिब्रिटीज इन पार्लियामेंट, मतलब कि अभी वर्तमान समय में पार्लियामेंट में जो सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म सितारे और क्रिकेटर, उनकी बहुत बड़ी संख्या जो है पार्लियामेंट में आ गई है। ठीक है, तो इसी के बारे में राइटर डिस्कस करते हैं कि क्या वे अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। जैसे चुनाव आयोग ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकॉन का दर्जा दिया। अगले 3 वर्षों तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है। इनका कार्य है मतदाताओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो हालांकि इरादा प्रशंसनीय है, लेकिन विडंबना यह है कि इससे राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर के निराशाजनक कार्यकाल की यादें ताजा हो जाती है। उच्च सदन की प्रेस गैलरी अधिकतर खाली ही रहती है। राइटर बोलते हैं, वो एक रिपोर्टर हैं, तो वही अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं कि जो सचिन तेंदुलकर हैं वो राज्यसभा के मेंबर थे और वे लगातार ही अनुपस्थित रहते थे। तो ऐसे लोग जो विशेष क्षेत्र में महारत हासिल के नाम पे किसी राज्यसभा का मुख्य सीट ले लेते हैं, जिससे कि देश का विकास बहुत जगह क्षेत्रों में योगदान सही से नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो देश की नीतियां हैं उसके डिस्कशन में भाग लेना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि उपसभापति पीजे कुरियन ने तेंदुलकर को छुट्टी देने के लिए सदन की अनुमति मांगी। तो सदन के नियमों के अनुसार सदस्यों के अवकाश आवेदन सत्र के दौरान ही पढ़ा जाता है। ठीक है, जब छुट्टी चाहिए किसी भी सदन के सदस्य को, तो वो जब चल रहा है सेशन उसी के समय उनका आवेदन पत्र पढ़ा जाता है और सदन निर्णय लेता है कि अनुमति दी जाए या नहीं। उसी समय जो समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं नरेश अग्रवाल अप्रत्याशित रूप से अनुपस्थित क्रिकेटर पर सवाल करते हैं कि वह मुश्किल से ही तो कभी सदन में आते हैं, तो उसे अस्थायी छुट्टी क्यों नहीं दी जाती। उन्होंने मजाक किया और पूरा सदन ठहाके लगाकर गूंज उठा। तो छुट्टी मंजूर कर ली गई और तेंदुलकर बिना अस्थायी छुट्टी के अपना उल्लेखनीय कार्यकाल पूरा करने लगे। यहीं पे कहा जा रहा है कि वास्तव में जो सेलिब्रिटी है वो संसद में, ऐसा राइटर बोल रहे हैं कि कुत्ते को काटने वाले व्यक्ति के बराबर है। जितने भी फिल्म सितारे या क्रिकेटर्स जो हैं वो प्रतिभागी बन के संसद में आ जाते हैं, उसके बाद 1-2 महीने बाद वो फील्ड में ही दिखते हैं। और भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती है एक सांसद के रूप में, परंतु बहुत से तो ऐसे हैं जो एमपी हैं, फिर भी वो आ तो जाते हैं चुनकर किसी पूरे के पूरे उस क्षेत्र के जनता का प्रतिनिधित्व करके, परंतु उसके विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए कोई भी योगदान नहीं देते हैं। तो फिल्मी सितारे और क्रिकेटरों की एक टोली जो है संसद में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी अपना अनुभव साझा करने के लिए नहीं है। खासकर 2014 की लोकसभा में उसकी बात की जा रही है, जिसमें बहुत सारे फिल्म सितारे और क्रिकेटर मौजूद थे। जैसे हेमा मालिनी का नाम लिया जा रहा है जो सांसदों की कतार में थी, वहीं किरण बेदी थी जो एक अभिनेत्री है, परेश रावल एक अभिनेता हैं, वो अभिनेत्री मुनमुन सेन। तो इस तरह की जो अभिनेत्रियां हैं जो वहां के कर्तव्यों को भी सही से नहीं निभा सकती है और जितने भी मुद्दे हैं उस पर भी बहुत ही शिथिल रहती है, कोई भी आवश्यक टिप्पणी या सुधार की रिकमेंडेशन नहीं करती है या फिर एडवाइस नहीं देती है। तो यही कहा जा रहा है कि ये कोई मजाक नहीं है कि आप किसी संसद में आकर जो देश का नीति निर्माता है और वहां इस तरह की
प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो आवश्यक और जरूरी प्रतिनिधि हैं उन्हें खराब कर रहे हैं। यही पूरा मामला था इसमें। फिर 2019 का बात किया गया है, जिसमें जया बच्चन को कहा जाता है बहुत लंबे समय से वो संसद में प्रतिनिधित्व कर रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस से 2 सांसद जो है नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती, जब भी संसद में उपस्थित होती है तो ग्लैमर का स्तर बढ़ जाता है। ये सारी बातें बहुत ही गलत है, क्योंकि आप एक देश के प्रतिनिधित्व हो। इसी तरह लोकसभा सांसद सनी देओल लगातार ही अनुपस्थित रहते हैं संसद में, अपनी फिल्में रिलीज करते रहते हैं। वही दोनों सदनों में क्रिकेटरों की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। जैसे राज्यसभा में पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद है हरभजन सिंह, जो सादे कपड़े पहनते तो हैं पर उनके मूल्य का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, संसदीय प्रथाओं का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। तो यहीं पे राइटर बोलते हैं कि इन लोगों को कुछ सीखना चाहिए, और जो जनता के प्रतिनिधित्व हैं, ठीक है आप संसद में आए हैं लेकिन अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन सही तरीके से करें। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है जो अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो है लैंड किया है मून के सरफेस पे, तो जो लैंडर था उसके अंदर रोवर था जिसे प्रज्ञा कहा जाता है, प्रज्ञान, ठीक है। इसमें 2 कैमरे हैं, इसी की बात की जा रही है इस आर्टिकल में, जो कि उसके आंख और कान है, और वो ट्रांसवर्स वेव के इस उपयोग से सरफेस के नीचे के भी मटेरियल्स को भी ट्रैक करने में सक्षम है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने और रोवर प्रज्ञान के चंद्रमा से, मतलब कि रोवर जो है वो लैंडर से बाहर निकलने के साथ यहाँ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम प्रयोगशाला, ठीक है, जिसे कहा जाता है कैमरा डेवलप्ड बाय लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम LEOS द्वारा विकसित एक कैमरा पहले ही प्रभाव डाल चुका है, जबकि दूसरा कैमरा जो है वो प्रज्ञान का मार्गदर्शन करेगा। यह चंद्रमा की सतह को, वही सतह के नीचे भी कुछ चीजों को ट्रैक कर सकता है, मटेरियल्स को, केमिकल्स को, ठीक है। तो विक्रम पर जो सवार था लैंडर, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, ठीक है, तो वो लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा ने बुधवार को चंद्रमा की सतह पर उतरने के दौरान चंद्रमा की पहली छवि पहले ही क्लिक कर ली। फिर LHVC, जिसे शुरुआत में चंद्रयान 2 मिशन के लिए विकसित किया गया था, उसी को चंद्रयान 3 में लाया गया, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है जो प्रज्ञान है हमारा रोवर में चंद्र क्षेत्र में रोवर को नेविगेट करने, मतलब दिशा दिखाने के लिए रोवर के सामने 2 नेविगेशन कैमरे लगे हुए हैं, NAVCAM लेफ्ट और NAVCAM राइट, ये याद रखिएगा, NAVCAM, जो पथ नियोजक और बाधा निवारक में सहायता है करते हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि रास्ते में कोई चट्टान, कोई बाधा, कोई गड्ढा आदि नहीं है। यह एक इंसान या रोबोट की तरह है जिसकी आंखें होती है, इसलिए जहां भी रोवर जाता है वहां एक पथ योजना बनाई जाती है जो NAVCAMS से स्टीरियो छवियों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, NAVCAM, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो द हिंदू में थे। कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को जाए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।